हेलो एवरीवन। अब तक हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम की बेसिक जानकारी समझी थी। पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले अग्र और मध्यपाली के हार्मोन्स को समझा था। अब हम समझ रहे हैं पश्चपाली। ये पश्चपाली हाइपोथैलेमस का ही भाग है, इसलिए कभी कभी पश्चपाली को पिट्यूटरी न कहकर हम हाइपोथैलेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उसी के ही हाइपोथैलेमस के भाग से बनी हुई है। तो इससे पहला हार्मोन जो रिलीज़ होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दुग्ध विमोचक हार्मोन है, जबकि आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन था वो स्तनग्रंथियों के विकास में सहायक होता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है एक्चुअली दुग्ध विमोचन का कार्य कराता है। इसे हम मिल्क इजेक्टरी हार्मोन भी कहते हैं। ये लव हार्मोन भी है, मातृत्व का हार्मोन भी है, प्रसव पीड़ा के समय निकलने वाला हार्मोन भी है, गर्भपात का कारण भी ये हार्मोन है। जानवरों को लगने वाला इंजेक्शन जो है, जिन जानवरों से दुग्ध प्राप्त किया जाता है उनमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन 1 जुलाई 2018 से इसको बैन कर दिया गया था। फिर बात करते हैं वैसोप्रोसिन की। रुधिर वाहिकाओं में संकुचन कराता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसोप्रोसिन। ये दूसरा कार्य बीपी हाई करने का कार्य करता है, यानी कि जब रुधिर वाहिकाओं में संकुचन हो जाएगा तो रक्तचाप अपने आप ही तेज हो जाएगा। इसका दूसरा नाम एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। तो वैसोप्रोसिन ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। कार्य क्या होता है इसका? नेफ्रॉन के डीसीटी व संग्राहक नलिका में पानी के विकल्पी पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। यानी जो हमारी किडनी की जो कोशिकाएं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लड को छानने का काम है, तो उसमें जो पानी को छान दिया गया था उसका पुनरावशोषण करा देता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है हमारी किडनी की नेफ्रॉन का। तो ये बाहर की तरफ आपको जो संरचना दिखाई दे रही है कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे वुमेन संपुट कहते हैं। इसमें एक धमनी है जो आ रही है, ए से दिखाया गया है, ये आने वाली अभिवाही धमनी है, और दूसरी जो ई से बाहर निकलती हुई जा रही है वो अपवाही धमनी है जो बाहर की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले जो ए अंदर आएगी वो अपने साथ ब्लड लेकर के आएगी, जिसे पीसीटी और हेनली लूप की सहायता, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है संग्राहक नलिका जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँचेगी और फिर पुनः ये जो है जो अपवाही धमनी है उसकी सहायता से बाहर निकल जाएगी। अब जो अपवाही धमनी होती है उसमें प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि रहते हैं। तो ये जो हमारी अविकल्पी पुनरावशोषण है, 2 प्रकार का पुनरावशोषण होता है, एक विकल्पी एक अविकल्पी पुनरावशोषण होता है। तो अविकल्पी पुनरावशोषण पीसीटी में हो जाता है ना। और जो संग्राहक नलिका है जो ग्रहण कर रही है, कनेक्टिंग डक्ट भी हम इसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वहाँ पर पानी के अवशोषण का कार्य हमारा ये एडीएच नामक हार्मोन कराता है। अब जैसे जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या होती है, डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में व्यक्ति बार बार यूरिन का त्याग करता है, और उस यूरिन में बार बार जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इसलिए डायबिटीज़ इंसिपिडस में बार बार यूरिन एक्स्ट्रा बनती है, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जबकि डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को भूख भी बहुत लगती है, प्यास भी बहुत लगती है, और उसके जो ग्लूकोज होगा उसमें जो मूत्र होगा उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी। इसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं, यानी जब भी ब्लड में या मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए ये ग्लूकोज यूरिया कहलाता है। मूत्र के में ग्लूकोज की आवश्यकता से अधिक मात्रा होना, बार बार भूख लगने की प्रक्रिया पॉलीफाइसिया, और बार बार मूत्र जाने की प्रक्रिया पॉलीडाइसिया कहलाती है। डायूरेटिक पदार्थ क्या है? डायूरेटिक से मतलब क्या कि जो बहुत ज़्यादा यूरिन बनवाने में सहायता करते हैं, वो आपकी चाय, कॉफ़ी, शराब, अल्कोहल, ये सब आपका डायूरेटिक पदार्थ के अंतर्गत आता है, जो यूरिन ज़्यादा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे एडीएच हार्मोन जो होता है वो कम निकलता है। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम अधश्चेतक भी कहते हैं। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का भाग है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? तो लिम्बिक सिस्टम से अभिप्राय ये है कि जो हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखवाने का काम करता है, जो फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हाइपोथैलेमस होता है। अब इस हाइपोथैलेमस की ही सहायता से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इन्फंडिबुलम ग्रंथ से जुड़ी रहती है ना, हाइपोथैलेमस का ही भाग है पिट्यूटरी। ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, नींद आदि को कंट्रोल भी करता है। दूसरा, ये हमारे शरीर में थर्मोरेगुलेटर की तरह कार्य करता है, यानी जो तापमान का नियंत्रण कराने का काम भी इसका ही रहता है। हाइपोथैलेमस में 2 हम लोगों ने न्यूक्लियाई देखी थी,
एक एसओएन, एक पीवीएन। हाइपोथैलेमस की इन न्यूक्लियाओं से विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन। अब ये स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ पीनियल ग्रंथि है, नीचे की तरफ पीयूष ग्रंथि है, बीच में एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं। ये तीनों मिलकर 80% भाग बनाते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो एसओएन यानी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, वहाँ से वैसोप्रोसिन या एडीएच हार्मोन निकलता है, ये पिट्रासिन हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा पीवीए पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये ऑक्सीटोसिन या पिट्रोसिन हार्मोन रिलीज करता है। तो एडीएच हार्मोन का ही दूसरा नाम वैसोप्रोसिन, ऐसे पिट्रोसिन भी बोलते हैं। और पैरा वेंट्रिकुलर हार्मोन से, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पिट्रोसिन हार्मोन है। एडीएच बीपी कंट्रोल करता है, स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, निर्माण हाइपोथैलेमस से होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ऊपरी भाग है, जिससे आपके विभिन्न प्रकार के हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन और आपके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इत्यादि हार्मोन जो है, ये सब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। डिफरेंट इनके नाम हैं। तो जैसे कि एसटीएच या जीएच, इसको सोमेटोट्रॉफिक या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसको सोमेटोस्ट्रेन भी कहते हैं। अब जो हमारे टीएसएच यानी थायरोट्रॉफिक हार्मोन है, सीआरएच यानी कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, जीएनआरएच ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है, ये सब फीडबैक इनहिबिशन का काम करते हैं। नेक्स्ट एलआरएच और पीआरएच, ये प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन है, जो कि डोपामिन की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए जो आकार में सबसे बड़ी है, वो कौन सी है, वो थायराइड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन थायराइड है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सोक्राइन जो है वो लीवर है। ठीक है, अब पीनियल ग्रंथि के बारे में देखते हैं। तो जो पीनियल ग्रंथि है उसका रंग कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। शेप कैसा है, राइस चावल या कौमाकार है, जबकि पीयूष ग्रंथि का शेप कैसा था, मटर के दाने के बराबर और वैसा। वो ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी एक्टोडर्म से हुई है। वेट इसका कितना रहता है, भार 0.2 ग्राम रहता है। नेक्स्ट है कि इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे सोना, उठना, जागना आदि को नियंत्रित करती है। ये एसरब्युलाई और एपिफाइसिस सेरिब्री के नाम से भी जानी जाती है। ये ब्रेन सैंड है, मस्तिष्क की धूल भी हम इसको कहते हैं, ब्रेन सैंड। और थर्ड आई भी जानी जाती है ये हमारी। ये फोर ब्रेन के डायंसेफलॉन के एपिथैलेमस के साथ जुड़ी रहती है। स्ट्रक्चर भी हमने इसका देखा है। मनुष्य में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होती है। हार्मोन रिलीज करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मेलानोसाइट में मेलानिन संश्लेषण का कार्य करता है। ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन मेलानोसाइट में मेलानिन संश्लेषण का कार्य करवाता है। अब ये कब करवाएगा मेलानिन संश्लेषण का कार्य, तो जब व्यक्ति अंधेरे में रहेगा। मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो रंग हल्का होता है ना। अंधे बच्चों में ये ग्रंथि निष्क्रिय होती है, इसलिए लैंगिक परिपक्वता उनमें अधिक जल्दी आ जाती है। तो मेलाटोनिन जो यदि कम होगा तो मेलानिन ज़्यादा होगा, जैसे स्किन का रंग जो है वो काला हो सकता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन और मेलानिन पिगमेंट दोनों एक दूसरे से इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो मेलाटोनिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि यानी कि अवटु ग्रंथि को। इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं और इसको हम आत्मघाती ग्रंथि भी कहते हैं। यह जीवन के प्रति हमें जीवन की गति के प्रेरक करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप एच आकार का होता है। वज़न कैसा होता है, तो 20 से 25 ग्राम। कहाँ आपकी पीनियल का वेट मात्र 0.2 ग्राम था, इसका वेट 20 से 25 ग्राम है। इसकी थायराइड ग्रंथि की जो ओरिजिन हुई है वो एंडोडर्म से हुई है। किस किस की हुई है एंडोडर्म से, ये हमने शुरू में पढ़ा था। थाइमस की, थाइमस की, थायराइड की, पैराथायराइड की और पैंक्रियाज, ये सब कहाँ से आई हैं, एंडोडर्म से आई हैं। इसकी स्थिति कैसी होती है, तो जो हमारा लैरिंग्स होते हैं यानी जहाँ से हमें साउंड प्रोड्यूस होती है, स्वर यंत्र, और ट्रैकिया, इन दोनों के मध्य से इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अब स्वर यंत्र लैरिंग्स होते हैं मनुष्यों में, और पक्षियों में वो सैरिंग्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी बीच में जो ग्रंथि होती है जिसको हम स्थमस कहते हैं, ये दोनों का ज्वाइंट पार्ट है।
ठीक है। और थायराइड ग्रंथि का आयताकार है, इसी में ही जो स्ट्रक्चर है वो पैराथायराइड है। नेक्स्ट है कि जो आपके बीच का भाग दिख रहा है ये ट्रैकिया है, तो आप जानते हैं श्वास नली का भाग है। फिर इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? इससे थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन T4 T3 हार्मोन होता है, T3 को हम ट्राईआयोडोथायरानोइन कहते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है ये कैल्शियम रेगुलेशन करता है हमारे शरीर में, ये इसका दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी होता है। T4 टेट्राआयोडोथायरानोइन कहलाता है। सिक्रीटरी सेल, अब इसमें जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल कोशिका और दूसरी होती है पैराफॉलिकुलर कोशिका। यानी एक प्रिंसिपल सेल उसे ही हम फॉलिकुलर कोशिका कहते हैं, दूसरी पैराफॉलिकुलर कोशिका होती है। तो जो प्रिंसिपल सेल या फॉलिकुलर सेल होती हैं इनसे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अब जो हमारी प्रिंसिपल सेल होती हैं इनमें जो हार्मोन है थायरॉक्सिन ये T3 और T4 प्रकार का होता है और इसको कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। दो चीज़ें आवश्यक है, एक आयोडीन और एक थायरोसिन एसिड। जबकि पैराफॉलिकुलर सेल जो होती है इसमें वृद्धि करने के लिए या इससे निकलने वाले हार्मोन में आयोडीन अनुपस्थित होता है, इसे थायरोकैल्सिटोनिन भी हम लोग कहते हैं हार्मोन को। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम इसको जूम करके देखेंगे किसी को इसकी ग्रंथि की कोशिकाओं को, तो हमें फॉलिकुलर सेल दिखाई देने लगेंगी जो बड़ी हैं, और इसके बीच में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, और जो बिखरी हुई अवस्था में पड़ी जाती है ये पैरा फॉलिकुलर सेल होती हैं। ठीक है। तो फॉलिकुलर सेल अलग है, पैरा फॉलिकुलर सेल अलग है। बीच में हम थायराइड फॉलिकल्स देख रहे हैं, वो थायराइड फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल के बने हुए, और स्टोमेटिन हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है पैराफॉलिकुलर सेल से, और फॉलिकुलर सेल से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि TSHRH, ये आपको याद होगा जब हम लोगों ने हाइपोथैलेमस पढ़ा तो हमने कहा था हाइपोथैलेमस के अग्रभाग से या अग्रपाली से हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो रिलीजिंग हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रेरित करता है। फिर वहाँ पीयूष ग्रंथि से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में होता हुआ हम जो है थायराइड ग्रंथि के पास पहुँचता है। अब वो जाके प्रतिक्रिया कैसे करता है देखते हैं। तो जब ये TSH हार्मोन वृद्धि करता है तो ये अभी आप स्ट्रक्चर में देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो ये आपको दिखा रहा है कि थायरोसिन अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है, मोनो आयोडोनेटेड, डाई आयोडोनेटेड और 2 डाई आयोडोनेटेड। फिर T3 में जो है वो है 1 मोनो आयोडोनेटेड और 1 डाई आयोडोनेटेड। मतलब T4 में 2 डाई आयोडोनेटेड हैं और T3 में 1 मोनो आयोडोनेटेड और 1 डाई आयोडोनेटेड, इसलिए 3 हो गए ना, तो इसलिए T3, और वो जो है इसमें 2 डाई हैं इसलिए वो 4 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रवेश करना, TSH का इसमें प्रवेश करना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस, और यहाँ से होकर के बाहर निकलना ये क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन यहाँ पाया जाता है, ये लिवर और किडनी में प्रवेश करता है। अब जब एंडोसाइटोसिस हुई थी T4 और T3 हार्मोन की, तो वहाँ ब्लड वेसल्स के माध्यम से, एक बार फिर डायग्राम देख लीजिए, जब ये एंडोसाइटोसिस हुई थी तो ये जो हमारा हार्मोन है T3 और T4 ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से कहाँ प्रवेश कर जाता है? लिवर और किडनी में, क्योंकि यहीं पे मेटाबॉलिज्म हमें कराना है, तो ये लिवर किडनी में पहुंचकर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को कराता है। मेटाबॉलिज्म के लिए 3 आयोडीन और 2 टायरोसिन T3 हार्मोन बनाता है, ये ज़्यादा एक्टिव होता है, T3 ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि आपका जो T4 है यानी टेट्राथायरॉक्सिन हार्मोन है या T4 हार्मोन है, ये थोड़ा सा लेस एक्टिव होता है, कार्य भी करता है बट ये थोड़ा कम सक्रिय होता है। इसमें 4 आयोडीन होते हैं और 2 टायरोसिन होते हैं। ठीक है। 4 आयोडीन 2 टायरोसिन, इसलिए T4 है, ये याद रखिएगा। और 3 आयोडीन होने की वजह से वो T3 है। टायरोसिन की मात्रा दोनों तरफ 2-2 है। T3 T4 से अधिक सक्रिय होता है और डी आयोडोनेशन विधि से T4 को T3 में बदल दिया जाता है। अब अगर हमको T4 को T3 में हटाना है तो हमें उसमें से बस 1 आयोडीन की कमी कर देनी है। तो जैसे ही 4 आयोडीन से 3 आयोडीन होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आयोडोनेशन हो जाएगा और T4 T3 में बदल जाएगा। नेक्स्ट है कि जो 80% T4 है उसको हम 20% T3 में बदल सकते हैं।
डीआयोडीनेशन करा के इसमें से आयोडीन को हटा करके। फिर आता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा जिसे हम कहते हैं। आयोडीन की कमी से T3 T4 का संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में यदि आयोडीन नहीं बनेगा तो निश्चित है कि आयोडीन के होने से T3 और T4 हार्मोन बनते हैं। तो अगर T3 और T4 हार्मोन ही नहीं होंगे तो T3 T4 हार्मोन नहीं संश्लेषित हो पाएगा यदि आयोडीन नहीं होगा तो, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाएगा, इससे गले में सूजन आ जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, घेंगा कहते हैं। ये कब होगा, जब थायरॉक्सिन बहुत कम मात्रा में बन रहा है, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। लेकिन यदि हाइपर सिक्रीशन होता है, बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होने लग जाए तो एक्सोप्थेलिमन ग्वाइटर हो जाता है। एक्सोप्थेलिमन एक ग्वाइटर का ही प्रकार है, इसमें आईबॉल बाहर निकल आती है, एंटीबॉडी थायराइड स्टिमुलेट करने लगती है, ठीक है। अब थर्ड है एंडेमिक ग्वाइटर। अब ये जो ग्वाइटर होते हैं पहाड़ों में होता है, वहाँ पे क्या होता है कि खेती होती है ना, इस वजह से आयोडीन की कमी हो जाती है, तो यहाँ एंडेमिक किसी स्थान विशेष का ग्वाइटर होता है। फिर है जड़वामनता, क्राइटिनिस में क्या होता है, शारीरिक विकास में बाधा आती है, और जड़ का मतलब कहते हैं मूर्ख, तो ऐसे व्यक्ति के मानसिक विकास में बाधा होती है। वामनता यानी बौनापन यानी शारीरिक विकास में बाधा आती है। फिर आता है मिक्सोडिमा, ये सामान्यतः महिलाओं में देखने को मिलता है, इसमें अल्टरनेस में कमी आती है, अलर्टनेस में कमी आती है। अलर्टनेस मतलब एक तरीके से कितने जागरूक हैं आप, कितने एकदम तैयार हैं चीज़ों के प्रति, तो अलर्टनेस में कमी आएगी इससे। नेक्स्ट है कि इससे चेहरों और हाथों में वसा अधिक हो जाती है। फिर आता है हाशिमोतो रोग, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर जो है वो क्या करता है, अपने ही शरीर को एंटीजन मान लेता है। एंटीजन जो है वो थायराइड ग्रंथि को मान लेता है, इससे एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होती हैं और वो ख़त्म कर देती हैं धीरे धीरे इस ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को। ज़्यादा प्लूमर्स डिजीज़ और ग्रेव डिजीज़, ये दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं। एक में थायराइड कैंसर होने की संभावना भी रहती है, और इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, तो आप जानते हो अतिरिक्त कोशिका विभाजन कैंसर का रूप ले लेता है। अब थायरॉक्सिन यदि आपके शरीर में है तो उसकी क्या कार्य हैं और क्या विशेषताएं हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा मेटाबॉलिक कंट्रोलर की तरह कार्य करता है, यानी हमारे उपापचय को नियंत्रित करता है। दूसरा, किडनी लिवर में मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियमन करता है। आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को नियंत्रित करता है। अब BMR जो होती है वो जितनी ज़्यादा होगी शरीर उतना ही पतला होगा, मतलब फिट होगा। अच्छा, अगर BMR कम हो गई तो शरीर का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। जैसे BMR की बात करें तो चूहे में सबसे ज़्यादा BMR रेट होगी, जब उसका शरीर छोटा है। उससे थोड़ी कम BMR गिलहरी में होगी, उससे और कम खरगोश में होगी, उससे और कम बकरी में होगी, उससे और कम मनुष्य में होगी, और सबसे कम BMR जो है वो हाथी में होगी। मतलब आकार जो है वो घटाने बढ़ाने का कार्य रहेगा। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसे क्लेरोजिन हार्मोन भी कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, ये थायरॉक्सिन की अगर अधिकता हो जाए तो BMR भी बढ़ जाएगा, शरीर पतला हो जाएगा। क्योंकि भाई आपका जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म का ही तो कार्य कर रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया BMR बढ़ जाएगी, शरीर पतला हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, थायरॉक्सिन कम हो जाएगा, BMR भी कम हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा। प्लांट सेल क्या होती हैं, प्लांट सेल में BMR की बात करते हैं तो प्लांट सेल कम सक्रिय होती हैं, तो कम सक्रिय होने की वजह से इनमें मेटाबॉलिज्म कम होता है, और इसीलिए जो हमारी सेल का साइज़ है वो ज़्यादा होगा। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा कि ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, है ना भाई, मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना, इस वजह से ज़्यादा सक्रिय होती है, तो मेटाबॉलिज्म इनमें ज़्यादा होता है, और इसीलिए एनिमल सेल का साइज़ भी छोटा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि प्लांट सेल एनिमल सेल में जो साइज़ का डिफरेंस है वो मेटाबॉलिज्म की ही देन है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन, ऐसा हार्मोन है जो थायराइड फॉलिकल्स में संग्रहित रहता है, जबकि अन्य हार्मोन, आपने शुरू में ही पढ़ा था कि जो हमारे अन्य हार्मोन होते हैं वो स्थायी प्रकृति के नहीं होते, रुकते नहीं हैं शरीर में, लेकिन थायरॉक्सिन ऐसा हार्मोन है जो रुक सकता है। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।